Hello everyone, welcome to EduTap. So today we have one more personality who has recently cleared RBI Grade B 2021 exam. His name is Mohit Meena. He's from Alwar, Rajasthan, and he is a mechanical engineer by his graduation degree. But then he has been preparing for UPSC for last 3-4 years, if I'm right, Mohit. Yes. Yes, sir. Yes, and he has written one mains and has recently given one interview also, and he's waiting for his result. And he started preparing for RBI in 2018. 18-19, he could not clear the prelims itself in 2 attempts, so that would have been a lot of demotivating. But in 2021, when he cleared prelims, he didn't stop. He got his name in the final list. So मोहित कैसा लग रहा है सबसे पहले? Sir, I am feeling good. Actually, sir, hard work pays here because after फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट के बाद मुझे लगा था कि इस बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। जैसे फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर हुआ ना तो समझ गया था कि अब मेंस के लिए जाना है सीधा। जितना भी हो सके 15 दिन बचे थे उसके बाद में, तो उसमें पूरी प्रिपरेशन की थी। बिल्कुल। आपका 2 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ और तीसरी बार जो आपने ये प्रीलिम्स दिए बहुत टफ था, तो कहीं ना कहीं वो मन में मतलब और पक्का हो जाता है कि इस बार तो पक्का ही नहीं होगा, इतना मुश्किल पेपर आया है। एक बार तो लगा था, लेकिन सर मेरी फिलोसफी इसमें अपोजिट है। मुझे हार्ड पेपर ऐसा लगता है कि हार्ड पेपर में करना ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हम उस टाइम पे ना नेगेटिव कम करते हैं एंड ट्राई टू फोकस कि एक बार सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, उसके बाद इतना अच्छे से हो जाए कि हम पूरा क्लियर कर सके ऊपर से। तो इस बार था, लेकिन बाद में जब बैक करके आते पेपर करने के बाद वापस आते हैं तो लगा था कि कहीं नहीं हुआ तो फिर से ऐसा लगेगा आरबीआई क्लियर नहीं हो रहा हमसे अभी तक। हाँ, थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन आपने क्लियर किया और अब तो आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन चुके हैं। तो मोहित, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, अगर मैं आपका पूरा एक मतलब हिस्ट्री देखूं, पिछले 4-5 साल में बहुत मेहनत की है। मतलब एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपके बहुत सारे दोस्त अच्छे जॉब्स में चले गए होंगे और अब तक तो कोई मैनेजर, सीनियर मैनेजर बन गए होंगे, पर आप यूपीएससी देते रहे लगातार 3-4 साल। यस सर। तीन अटेम्प्ट आपने यूपीएससी के दिए हैं, 3 अटेम्प्ट आरबीआई के दिए हैं। तो मतलब ऐसा होता है एग्जाम फेलियर, एग्जाम फेलियर, एग्जाम फेलियर, और हर बार प्री में 2 यूपीएससी प्री खत्म, 2 आरबीआई प्री खत्म। तो मतलब बिल्कुल यार इतना डिमोटिवेटिंग होता होगा। मतलब जब रिजल्ट आता होगा उसके बाद सुबह उठकर दोबारा अपने टारगेट पे फोकस करना, मतलब उसके लिए एक अलग लेवल की मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। तो वो मेंटल स्ट्रेंथ, वो मोटिवेशन, मतलब वो जुनून कहाँ से आता था? सर एक बार पहले तो ये कंफर्म था कि कुछ तो करना ही है अच्छे से, तो बट जब 2 बार जब रिलीज नहीं हुआ तो डिमोटिवेशन तो हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने बस ऐसे स्ट्रेंथ लाया। उसके बाद चेक किया कि एनालाइज किया पेपर की कहाँ रह रहे हैं हम, अच्छे से करें क्या नहीं कर पा रहे। उसके बाद मतलब स्ट्रेंथ तो आ गई थी, सेल्फ मोटिवेशन थोड़ा अच्छा सा है मेरे अंदर। बट एनालाइजिंग करने के बाद आई वॉज एबल टू कंफर्म दैट कि मेरे इस एरिया में वीकनेस है, इस एरिया में से नहीं हो पा रहा है। और मैं शायद जैसे आरबीआई का प्रीलिम्स की बात करूं तो मैं कुछ ऐसे लाइक वेरी लाइट ले रहा था कि हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, हम लोग कर ही लेंगे। तो वो वाली भी चीज मैंने बाद में अच्छे से की। एंड इन बीच 19 के और 21 के बीच में कोरोना आया था। उस टाइम पे बहुत टाइम मिला था, लाइक रूम पे थे, तो उस बार इतनी अच्छे से पढ़ाई कर ली थी तो मुझे लगा था कि अब तो आगे कर ही पाएंगे अच्छे से। और इनके बीच में मैंने आईबीपीएस भी दिया था पीओ वाला, तो उसमें यूको बैंक मिला था। तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई हो गया था कि अब जो आईबीपीएस पीओ हो चुका है तो अब तो अगला वाला जो भी होगा वो हो ही जाएगा। तो इन सब के बेस पे फिर आप मोटिवेशन बना रहा है। उसके बाद ऐसे नहीं रहा कि नीचे मोटिवेशन जाने वाला है। उसके बाद ऐसे यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ एंड मेंस जब हुआ उसके बाद तो लगा था आरबीआई भी देना चाहिए, अच्छे से दूंगा इस बार भी, क्योंकि यूपीएससी का कह नहीं सकते पूरा कि क्या होगा फाइनल रिजल्ट। तो बिल्कुल। और आरबीआई भी इस बार इतना अच्छे से दिया था कि उसके बाद लाइक मैंने जो हर बार की गलती थी वो नहीं की थी। लाइक मैंने 3 साल के प्रीवियस पेपर जो मेरे को मिले थे नेट से, उनको अच्छे से एनालाइज किया। मेरे को मॉक से ज्यादा मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए थे एंड उनको एनालाइज किया। उसके बाद उनको कैटेगराइज किया कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसको अच्छे से कर सकते हैं अटेम्प्ट एग्जाम में। तो उसके बाद पूरी स्ट्रेटजी बनाई, उसके बाद जाकर मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था इस बार। तो आपने अभी प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में बोला, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है?
इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लेवल सब वही बता सकता है कि पेपर किस लेवल पे पूछे जाएंगे एटलीस्ट, और बाकी सब तो मतलब प्रैक्टिस करवा देते हैं मॉक्स वगैरह में, लेकिन एक बार लेवल पहचानना और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप एक्चुअली आरबीआई जो पेपर सेट किस हिसाब से हो रहा है वो भी पता रहना जरूरी है ना। तो उसके इसलिए मैंने उस पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था, और मैंने पूरे पेपर में इतने मतलब रेड पेन से चला जाएगा ये वाला टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया और क्यों पूछा गया था ये भी लिखा था कि ये वाला इवेंट इस पिछले साल पिछले महीने में हुई थी, इस वजह से पूछा गया। तो इससे ना करंट अफेयर पढ़ने में प्रॉब्लम्स नहीं होती, और मैंने उसको फिर कैटेगराइज किया जनरल अवेयरनेस को कि कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, और एक स्ट्रेटजी भी बन गई थी कि लाइक जैसे रीजनिंग में 45 क्वेश्चन आते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि हाँ क्वेश्चन हो ही पाएंगे इतने सारे। तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं कि डिवाइड करते हैं पेपर को कि कितने क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम स्टार्टिंग में हार्ड पजल आ गई तो उसके बाद हम रुक नहीं सकते वहां पे, तो हमें एनालाइज करना पड़ता है कि ये पजल हो जाएगी नहीं हो जाएगी विद इन 2 और 3 सेकंड में देखते ही। तो वो सब प्रैक्टिस से आता है कि तुम्हें पता रहता है कि 5 पजल आएंगी, तो उनको पहचानो कि 5 पजल कौन सी है, और उनमें से 3 सिंपल होती है 2 हार्ड होती है, तो वो पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही काम करता है एग्जाम में जाकर, क्योंकि जैसे तो 2-3 मिनट में देख 2-3 सेकंड में पता चल जाता है कि ये पजल नहीं होगी, तो तुम्हारा टाइम बच जाता है कि 5 क्वेश्चन आगे जाओ, फिर आगे चेक करो कि ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे नहीं तो। बिल्कुल, आई थिंक प्रीवियस ईयर पेपर से जैसे आपने बोला आपको किसी भी टॉपिक की डेप्थ पता लग जाती है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, किसी भी टॉपिक की ओरिएंटेशन भी पता लग जाती है कि इसमें से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको किस एंगल से पढ़ना है। क्योंकि जैसे फाइनेंस का एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे कैपिटल मार्केट्स है, अगर मैं सीएफए की तैयारी कर रहा हूँ उसको अलग तरीके से पढ़ूंगा, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ अलग तरीके से पढ़ूंगा, आरबीआई की तैयारी कर रहा हूँ अलग तरीके से पढ़ूंगा। एक्चुअली हाँ, कि आरबीआई में मोर द कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, लाइक उसका इम्पैक्ट भी देखना पड़ता है, लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे कंसेप्ट के बारे में ज्यादा पूछते हैं, तो वो एनालाइज करके ही पता चलता है। और यही स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही रही है मेरे को जितना मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने पेपर बहुत अच्छे से एनालाइज किया था, और यही था कि इवन रीजनिंग में जितना प्लानिंग करके गए थे कि रीजनिंग सबसे हार्ड आती है और पता भी रहता है कि नहीं होगा, अगर कट ऑफ सेक्शनल नहीं हुई तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर भी करने के लिए वो रीजनिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना होता है। बिल्कुल। वही मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे यूपीएससी कैंडिडेट्स ये एग्जाम क्लियर करते हैं, थोड़ा नोशन बन रहा है कि यूपीएससी वालों के लिए आसान है, थोड़ा अलग लाइन पे इस क्वेश्चन को डिस्कस ये करेंगे, आपके मुताबिक ओवरलैप है, जैसे ईएसआई में एसए में आपको थोड़ा बहुत आपने प्रिपेयर किया हुआ है, आपको आसानी रहेगी, बट कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, क्या आप उन चैलेंजेस को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एज यूपीएससी एस्पिरेंट जब हम आरबीआई की तैयारी करते हैं तो बाहर से बहुत लगता है कि आसान है, लेकिन जब आप जाते हैं अंदर तो बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं, वो क्या चैलेंजेस आपको लगे? मेंस में हम देख सकते हैं जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट, वो सब कुछ नया हो जाता है पूरा, लाइक नए टॉपिक्स आ जाते हैं और थ्योरीज पढ़नी पड़ती है, और थ्योरीज जिसका मैनेजमेंट अगर ऑप्शनल नहीं है उसके लिए हर थ्योरी हार्ड होती है रिवाइज करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आल्सो द फैक्ट रटने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे, और तो सब काफी टाइम पे लाइक टारगेट ही पूछ लेता है कि कौन कितना टारगेट रखा है इस मिनिस्ट्री ने या मैनेजमेंट ने, सो उस सब में प्रॉब्लम्स आती है ज्यादा, तो यूपीएससी स्टूडेंट वहीं जाके थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उनके लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में तो मान के चलते हैं कि वो कर ही लेगा कैसे न कैसे करके, और जिनकी टाइपिंग सही नहीं है या टाइपिंग वाला भी एक नया हो जाता है कि पेन पेपर से टाइपिंग करना और उसके हिसाब से पेपर लिखना भी एक नई चैलेंज हो जाता है, तो वो सब भी एक पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि टाइपिंग लाइक स्पीड बनाने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी स्पीड नहीं बनती अगर कोई कंप्यूटर यूज नहीं करता कंटिन्यूअसली और टाइपिंग स्पीड। तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूं, पहला चैलेंज तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो ज्यादा लोगों को पढ़ा नहीं होता है, दूसरा चैलेंज है फैक्चुअल, कि आरबीआई में फैक्चुअल डेटा बहुत पूछते हैं कि इस स्कीम का कितना टारगेट है। हाँ यस, फैक्चुअल डेटा एंड थ्योरीज भी होती है, वो बहुत मतलब करते हैं क्योंकि लोग फाइनेंस की स्कीम आते हैं कुछ वो, और स्पेशली लाइक एक अकाउंटेंसी रेशियो वाला जो पार्ट होता है थोड़ा सा फाइनेंस मैनेजमेंट, वो तो सबसे ज्यादा, क्योंकि इतना रेशियो याद नहीं रहते, बहुत मुश्किल है, वो थोड़ा सा ज्यादा ही टेक्निकल हो जाता है।
हाँ ज्यादा ही टेक्निकल हो जाता है, उसको यूज भी करना और अंडरस्टैंडिंग कब यूज करना है इसको। बिल्कुल। और तीसरा चैलेंज आपने बताया टाइपिंग, कि आपको टाइपिंग राइटिंग की आदत है और टाइपिंग पे टाइपिंग एक तो आपको प्रैक्टिस नहीं है, दूसरा मेरे हिसाब से टाइपिंग में हम चीजों को एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट नहीं बना सकते। हाँ वो तो है ही। हाँ मतलब उसके लिए मतलब मैं मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी, हम लोग इतना डायग्राम बना करते यूपीएससी में, यहाँ पे कुछ नहीं था। बस एक टाइपिंग का एक फायदा रहता है कि हम कभी भी जाकर एडिट कर सकते हैं, बस इतना फायदा रहता है। उसके अलावा सब मतलब उसके साथ प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसमें मैंने भी बस यही था कि मैंने भी प्लानिंग की थी कि एक बार किया था कि टाइपिंग करने में कितनी प्रॉब्लम आती है, मैंने चेक किया था टाइपिंग तो हो जाएगी, लेकिन प्लानिंग करना पड़ेगा कि बिना डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे इजी वे में। तो फिर मैंने सोचा कि लाइक कोई ऐसा कोई टॉपिक आ गया तो उसको पॉइंट वाइज लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। और थोड़ा स्पेस का भी थोड़ा वो चेक किया था कि थोड़ा स्पेस भी अच्छे से रखना है, कोई हेडलाइन अच्छे से देनी है, तो ये चीजें फिर वो बनानी पड़ती है कि बिना डायग्राम के लिए फिर आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बोल रहे हैं आप। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम फेज 2 की डिस्कशन करेंगे राइटिंग के ऊपर। अभी फेज 1 की बात करते हैं पहले। तो क्वांट रीजनिंग कैसे किया आपने? सी सेट आता है यूपीएससी में, बहुत बहुत हल्के लेवल का रहता है और अलग टाइप का रहता है। रीजनिंग तो ऐसी आती ही नहीं है। तो क्वांट रीजनिंग के लिए कोई आपने बुक यूज की, या फिर मॉक टेस्ट देकर देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ एरियाज हैं, और उन्हीं पे काम किया? एक्चुअली मैंने quant और रीजनिंग में इसे यही किया था कि मेरी स्ट्रेंथ थी वैसे मैथ अच्छी है, तो उसके अलावा एनालाइज करके देखा था कि लाइक क्वांट में डीआई सिंप्लीफिकेशन और सीरीज वाले क्वेश्चंस मैंने पहले डिसाइड कर लेता ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, इसके बाद देखूंगा कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। लाइक इस बार है ना क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 टाइप के क्वेश्चन भी पूछे थे, वो बहुत सिंपल आते हैं कि उसमें हम्म, चेक करना पड़ता है कि दोनों क्वांटिटी सेम है या कोई एक हम्म, एक्स्ट्रा है। हम्म, तो वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उनको अटेंड करना बहुत इजी रहता है। लाइक दो हम्म। क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन अटेंड करते हैं, उसके बाद पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो वो सब प्लानिंग किया था। उसके बाद थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस तो की थी मैंने कि थोड़ी बहुत, क्योंकि जैसे सी सेट की करते हैं उस हिसाब से। लेकिन मैटर ये करता है कि कौन सी क्वेश्चन अटेंड करता है, अगर ये पता चल जाता है तो फिर ज्यादा इजी हो जाता है काम करना। और लॉजिकल रीजनिंग में मैंने मोहित, मुझे लग रहा है शायद कोई इंटरनेट कनेक्शन इशू आ गया था। यू कैन कंटिन्यू। आप लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ मेजर काम करना होता है, पजल्स पे काम करना होता है, जो मैंने पहले ही बताया था कि फिर मैंने हम्म, डिसाइड किया कि 3 पजल मैं कर पाऊंगा अच्छे से अगर वो आया। तो उससे पहले कि स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी स्टेटमेंट कंक्लूजन की, क्योंकि कंक्लूजन हम मोस्ट ऑफ टाइम पे गलत कर पाते हैं, क्योंकि उसमें इंटरप्रिटेशन करने में टाइम लगता है कि कैसा पूछा उसने क्वेश्चन। और कोड वाले क्वेश्चन मैंने इस बार क्योंकि लगा था कि कोड वाले क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं, तो वो भी हो गए थे अच्छे। बिल्कुल। तो मतलब मोटी मोटी अगर बात करें तो आपकी स्ट्रैटेजी ये थी कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स उठाने हैं, उनको समझना है कि उनके क्वेश्चन कैसे करने इंग्लिश हैं, कैसे आ प्रैक्टिस रहे हैं। करनी है, और एग्जाम में उन्हीं को टारगेट करना है। यस यस। बिल्कुल, बहुत सही। तो आपने बुक तो आप बोल रहे हैं कोई यूज नहीं की, मॉक टेस्ट आपने यूज किए ज्यादा? यस सर, मॉक टेस्ट यूज किए थे। और लाइक मुझे एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग अच्छे थे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। लाइक मैंने बोला था आईपीएस पीओ को एग्जाम के बाद ही पता रह गया था, तो बिल्कुल, स्पेशली करने की जरूरत पड़ी नहीं थी। तो मॉक टेस्ट में आंसर देख लिया कि ऐसे ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, तो उसके बाद से मेरा हो गया बहुत सही, था बहुत सही। अच्छे। एक एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी चाहिए कि फेज 1 का पेपर बहुत वेरिएबल होता जा रहा है। कभी हम्म। कट ऑफ 95, कभी 110, कभी 120, और इस बार 65। तो ये वेरिएबिलिटी अब हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी हर एस्पिरेंट को, कि कट ऑफ तो कुछ भी जा सकती है, एक टारगेट स्कोर माइंड में लेकर नहीं चल सकते। तो इसके यस बारे सर। में आप कहना चाहेंगे? मतलब आपने तो एक्सपीरियंस किया है कि 120 जब आप टारगेट कर रहे थे, कट ऑफ गई 65, तो एग्जाम में क्या माइंडसेट लेके जाना चाहिए हमें? एक्चुअली फर्स्ट तो मैं रेफरेंस लेता था प्रीवियस वाली, लेकिन जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उसके बाद वो
कट ऑफ 30 नंबर से वो बढ़ गई थी, तो उसके बाद लगा था ये हर साल बढ़ेगी, ये मान के चल गया था कि इस बार भी बढ़ने ही वाली है। तो फिर मैंने सोचा प्लानिंग करते हैं कि कैसे क्वेश्चन मतलब स्कोर करना है, तो मैंने क्वांट रीजनिंग में तो पॉसिबल नहीं होता ये ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा जीए में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं कि वहां पे अगर 80 में से 60 क्वेश्चन भी अच्छे से अटेंड कर पाए तो वो उस हिसाब से प्लानिंग करके चलना होता है कि इसमें इसको अच्छे से अटेंड करना है। और एक्चुअली इंग्लिश पे भी वर्क करना पड़ता है। मैंने देखा है कि इस बार सबसे ज्यादा मेरे को जो स्ट्रेंथ लगी थी कि इंग्लिश का पेपर इतना डिफिकल्ट बनाया उन लोगों ने, इवन पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़े गए। इवन मेरी राइट रीडिंग स्किल भी अच्छी थी, तो उसके बाद मैंने चेक किया कि क्वेश्चन पूरे नहीं हुए उस पे। तो इंग्लिश पे भी वर्क किया था कि हाँ अगर इंग्लिश में अच्छे से नंबर ला सकते हैं, अगर एक अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रेस से अच्छा हो तो हो जाता है वो। तो प्लानिंग करनी पड़ती है कि हाँ कट ऑफ तो बढ़ने वाली है, ये मान के चलना ही चलना है, चाहे हार्ड आए चाहे कैसे भी आए, वो तो सोचना ही नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने जीए और इंग्लिश को और काम किया था कि ज्यादा अच्छे से काम करते कि अगर क्या रह रहा था लास्ट टाइम इंग्लिश में जो वीक नेगेटिव गया था वो चेक किया था कि यहाँ पर नेगेटिव हुआ है। और जीए में तो फिर मैंने अच्छे से रिवाइज किया था कि नोट्स कैटेगरी वाइज बनाए, उसको अच्छे से रिवाइज किया, मुझे पता था कि कट इतने बाहर तो नहीं आता, कि सबको पता होता है कि करंट अफेयर का भी ज्यादा बाहर नहीं आता, न्यूज में रहता है वही आया है। तो उन दोनों पे ज्यादा फोकस करना पड़ा। और ये मान के चलता है कि क्वांट और रीजनिंग पे तुम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास है जीके और इंग्लिश, उस पर पूरा भरोसा कर सकते हो अगर तुम अच्छी से प्रिपेयर किया है तो। ये आपने बिल्कुल सही कहा, जीए 80 नंबर आउट ऑफ 200 ऑलमोस्ट लाइक 40%, तो वो बहुत स्कोरिंग हो जाता है, लेकिन बहुत वास्ट है। ठीक है, स्कोरिंग है, वास्ट है, काफी पढ़ना पड़ता है, रिटेन करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। तो आपने जीए की सबसे पहले क्या सोर्सेज अपनाई थी अपनी प्रिपरेशन में? फर्स्ट तो मैंने सबसे पहले देखा था, कैटेगराइज किया था कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। रीडिंग रैंडम नोट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट है। सो पहले कैटेगराइज किया, उसके बाद देखा ये वाली और लाइक, फिर उसके बाद मैंने सोर्सेज लिए थे, लाइक अपने कोचिंग्स के मिल ही जाते हैं, जैसे एजुटेक थे वहां पे, कैटेगरीज वाइज ही थे वहां पे, तो उस हिसाब से मैंने उनको प्रिपेयर किया। और उस हिसाब से मैंने खुद के नोट्स बनाए कि मुझे लगा था कि लाइक मुझे ऐसा रहता कि लाइक पिछले साल ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक बुक्स के नाम से मैंने पढ़े थे कि कौन कौन सी बुक्स नई आई है अभी, और स्पोर्ट्स में क्या इवेंट हुआ था, और कैपिटल्स नेम्स लाइक जो आया इंटरनेशनल रिलेशन में जो लाइक इवेंट्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोई कैपिटल पूछी जा सकती है। और लाइक स्टेट स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वो हमेशा पूछ जाते हैं और उसको कंसिडर करना ही पड़ता है। और बैंक्स तो फिर बैंक्स और एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेटा भी फोकस करना पड़ता है। उसको एक बार मैंने नोट्स बनाए, उसके बाद फिर मैंने रिवाइज किया उसको बार बार, क्योंकि रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इतना ज्यादा कवर करना पड़ता है, तो उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो रिवाइज करने के लिए मतलब आपकी क्या टेक्निक थी? बार बार पढ़ते थे, बहुत सारे एमसीक्यूज करते थे, या रिटेन मतलब हाईलाइट करके बस उसको एक बार देखते थे? एक्चुअली मैंने ऐसे फर्स्ट तो खुद के नोट्स बनाए, कहीं से भी ले लेके पहले खुद के नोट्स बनाए कैटेगरी वाइज, उसके बाद फिर मैंने हाईलाइट करके पढ़ा। फिर उसके बाद जब लास्ट टाइम प्रिपेयर करते हैं मतलब 2 बार हाईलाइट करके, और लास्ट टाइम जब प्रिपेयर करते हैं तो रेड पेन से कि ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको गोला लगा दिया कि लास्ट टाइम अगर इन केस लास्ट नाइट पे जो रिवाइज करना होता है ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला लास्ट नाइट पे रिवाइज करके जाना है। तो उस हिसाब से 3 बार रिवाइज तो हो ही जाता है। 3 बार रिवाइज में मैं मोस्टली लाइक रिकॉल कर पाता हूँ, तो हो गया था उससे, लेकिन इतना करना जरूरी है। एक और चीज बताइए, आपने जब फेज 1 की प्रिपरेशन चल रही थी, फेज 2 की कर रहे थे, या मतलब वो सोचा था कि फेज 1 क्लियर होने के बाद ही करूंगा? मैंने सोचा था कि फेज 1 क्लियर होने के बाद ही करूंगा, क्योंकि 3 पेपर से 2 पेपर अच्छे थे, लाइक ईएसआई और इंग्लिश, और फाइनेंस करना था। लेकिन फाइनेंस का मैं थोड़ा बहुत पढ़ना मतलब अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट कर दी थी कि पेपर कैसा आता था, एटलीस्ट पता तो रहे। ये क्लियर होने के बाद तुम ये नहीं करने बैठोगे कि अब जाके पेपर स्टार्ट करेगी, एनालाइज करना पड़े। एनालाइज मैंने पहले कर लिया था, लेकिन रीडिंग बाद में स्टार्ट की थी। ये एटलीस्ट पता रहेगा कि कैसे स्टार्ट करना, तो स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लाइक इस बार लाइक डिस्क्रिप्टिव भी ऐड कर दिया था, तो उसके लिए बहुत मतलब वो पूरा अंडरस्टैंडिंग में टाइम लग गया था प्री से पहले कि कैसा पेपर आएगा, कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते थे पिछले साल, और डिस्क्रिप्टिव में पता नहीं था, तो मैंने 2013 के आसपास वाले जो क्वेश्चन थे वो चेक किए
कि ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले, तो सिंपली ऐसे सिंपल आए थे तो सिंपल ही आने वाले हैं, तो इतना कंफर्म हो गया था एक तरीके से। तो वो एनालाइजिंग पार्ट पहले कर लिया था, रीडिंग पार्ट बाद में। मतलब ये जब समझ लिया था कि क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है कितना बस, कितना टाइम कितना लगेगा, वो थोड़ा आइडिया हो गया था, क्योंकि ज्यादा हाँ सर, टाइम उसी में जाता है। और यस सर। ज्यादा टाइम वेस्ट भी उसी में होता है अगर आप गलत पढ़ लो। अगर आप सही डायरेक्शन में जाओ तो 25-30 दिन में काफी आउटपुट आ जाती है। हाँ, सो तो डायरेक्शन मिल गई थी, बस सोर्सेज भी मतलब लगभग मैं चेक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बस डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने उसी पे फोकस ज्यादा किया था मेंस में। तो बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे फेज 1 की प्रिपरेशन के या लिए? कुछ कुछ यस सर, यस पॉइंट्स सर। आप बताना एक्चुअली चाहेंगे? मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न है, जो सब लोग करते हैं, इंग्लिश से भागते हैं। इंग्लिश से भागना नहीं होता। एक्चुअली मेरी नॉवल पढ़ने की हैबिट थी, वो यूज आई, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो एक्चुअली मैंने देखा है, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं ना, वो शॉर्टकट लेते हैं कभी कभी, कि न्यूज़पेपर स्किप करते हैं। लेकिन वो उनको अल्टीमेटली ये नहीं पता चलता कि न्यूज़पेपर काम आता है दो जगह। एक तो इंग्लिश के पेपर को पूरा पढ़ने में, क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीडिंग कंप्रेंशन और अंडरस्टैंडिंग में बहुत टाइम लगता है। वो एक ऐसी स्किल है जो एक दिन में नहीं आ सकती, एक महीने में भी नहीं आ सकती, उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो इंग्लिश से भागना नहीं है। अगर इंग्लिश कैसे भी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बन गई ना, तो इंग्लिश का पेपर इतना सिंपल हो जाएगा कि कभी लगेगा ही नहीं कि इंग्लिश इतनी हार्ड भी थी। और ये बैंकिंग, क्या आरबीआई या बैंकिंग, सब लोग इंग्लिश से भागते ही भागते हैं, तो भागना नहीं होता। और इंग्लिश को एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई तो वो बहुत हेल्प करती है। लाइक मैं खुद बोलता हूँ कि इस बार मेरा क्लियर इसलिए होता है कि इंग्लिश में मेरे बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आए थे, क्योंकि और हर बार जो भी क्लियर होता है वो इसलिए होता है कि इंग्लिश में नंबर आने वाले होते थे, या मुझे लगता है इंग्लिश की वजह से मैं कर लूंगा। तो इस बार तो इंग्लिश में अच्छे नंबर आ गए थे, और उसी से मेरा क्लियर हुआ है। ऐड होता है ना जो टोटल नंबर्स में, तो उसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्रेंशन रीडिंग के लिए तुम कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना होता। उसको पूरा, जैसे सब बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, और नॉवेल्स पढ़ लो, या न्यूज़पेपर ही पढ़ लो तो भी पूरा चल जाएगा। लेकिन वो सब लोग शॉर्टकट ले लेते हैं, तो वो वाला शॉर्टकट ना यूज करे तो ज्यादा बेटर है ये इसमें। बहुत सही। इंग्लिश में आई डोंट थिंक के शॉर्टकट चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज है नहीं कि आप 10 दिन में सीख लेंगे। इट्स अ या लैंग्वेज। लैंग्वेज वैसे तो हम ज्यादातर अपने स्कूल में ही सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, कॉलेज में जाकर अपने इंग्लिश पे इम्प्रूव करते हैं। तो उसका बेस्ट यही है, आप रीडिंग कीजिए और बोलिए। यही या दो चीजें हैं जो आपको इंग्लिश में मतलब एक बेसिक से मास्टर लेवल तक लेके जा सकती हैं। बाकी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तो आप देख के समझ जाएंगे, और उनको फिर समझ कर करना कुछ मुश्किल नहीं रहता है बात। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि शॉर्टकट्स लाइक कहीं से भी नोट्स बना लेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है ना, बहुत हेल्प करती है बाद में जाकर, क्योंकि कंप्रेशन पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, रीडिंग भी को एक तो फास्ट रीडिंग होनी इम्पोर्टेंट है, और अंडरस्टैंडिंग की कौन सा वर्ड कहाँ यूज होता है वो पता चल जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दे तो, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट फेज 1 में इम्पोर्टेंट है इंग्लिश वाला पार्ट भी, जो सब लोग डर के भागते, तो भागना नहीं होता, उससे भागना तो बिल्कुल भी नहीं है। वो इजी है, बस एक बार तुम वो एक ही प्रैक्टिस करनी है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, लगभग पूरा अच्छे से पढ़ना है, बस। ठीक है, अभी हम फेज 2 प्रिपरेशन पे चलते हैं मोहित। हम्म। तो फेज 2 प्रिपरेशन में आपने पहले थोड़ी बात की थी कि यूपीएससी में आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस थी, जो वो थोड़ी पेन एंड पेपर की थी, यहाँ पे टाइपिंग थी, तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? तो एक्चुअली मेरी टाइपिंग थोड़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने अभी मास्टर्स भी की थी साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत, तो उसमें मैं टाइपिंग का प्रैक्टिस चल हो गई थी प्रोजेक्ट पर टाइम, और ऊपर से मेरी है कंप्यूटर यूज करने की, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला। लेकिन फिर भी कंफर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, तो मैंने लास्ट टाइम ऐसा नहीं किया कि मुझे टाइपिंग अच्छी तो मैं नहीं करूंगा, तो मैंने लेकिन मैंने लास्ट तो 15 दिन थे, तो लैपटॉप फोन में ही मैंने लाइक पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए मैंने एक छोटा वो कीबोर्ड भी खरीदा था, कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था इस टाइम पे। तो कीबोर्ड खरीद कर मैंने पूरा अच्छे से प्रैक्टिस की थी, मतलब लाइक तुम किसी को भी ग्रांटेड नहीं ले सकते कि टाइपिंग अच्छी है तो कर ही लोगे। तो वो सब मतलब मैंने प्रैक्टिस की थी अच्छे से, लाइक एमएस वर्ड में, तो वो हो गया था। लेकिन लाइक फाइनल आते आते कंफर्म हो गया था कि टाइपिंग तो हो जाएगी, लेकिन टाइपिंग करना भी इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिस करना कि इतने टाइम पे इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे नहीं हो पा रहे, वो मेरा अच्छे से प्रैक्टिस करना हो पाएगा। लेकिन
मोहित आप वो आई थिंक कुछ दोबारा इंटरनेट इशू आया था, कोई बात नहीं है। ओके, इट्स ओके सर, नाउ आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं कि आपने कीबोर्ड लेके बेसिकली टाइपिंग की और उससे आपकी काफी प्रैक्टिस होगी। पर आप मुझे एक बात प्रैक्टिस। बताइए, जो वर्ड लिमिट थी 15 मार्क 600 वर्ड्स, 10 मार्क 400 वर्ड्स, तो क्या वो आपने स्टिक की? क्योंकि बहुत सारे लोगों से जो मैंने बात की अभी तक, वो लोग यही कह रहे हैं कि वो उन्होंने कम लिखा। तो आपके केस में क्या हुआ था? सर एक्चुअली अब देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतने वर्ड्स उस टाइम में लिख पाना, तो हमें इतना बस सोच के मैंने सोचा था कि इतना तो मुझे पता चल गया था कि इतना नहीं लिखा जाएगा। और लास्ट जैसे 2013 के पेपर देखे तो बहुत सिंपल पूछते हैं सबको डिस्क्रिप्टिव में, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता और इतना लेंथी पेपर खींचना। तो फिर मैंने प्लानिंग की थी कि जरूरी नहीं होता कि पूरे काफी लंबा आंसर लिखो, कंसाइज लिखो और अच्छे से लिखो, उसके नंबर ज्यादा मिलते हैं क्योंकि उनको भी पढ़ना कम पड़ता है और उनको लगता है कि पेपर के जितना पूछा उतना लिख ही दिया है एटलीस्ट। तो मैंने 400 में प्लानिंग करके कुछ 70 वर्ड्स में लिख दिया था आंसर, और जो 600 वाला था उसमें 350 के ऊपर, 375 के बीच में। तो वो प्लानिंग करके गया था मैं कि इतने वर्ड्स लिख के आने और इतने इतने से काम बन जाएगा कि जाएंगे तो, क्योंकि बिल्कुल। पेपर क्वेश्चन भी इतने बड़े हैं नहीं कि तुम इतने वर्ड्स लिख सको। अगर क्वेश्चन भी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, लाइक पूरा बेसिक ही क्वेश्चन है तो उसमें। और ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को जो हेल्प किया कि मैंने बस ये प्लानिंग की थी कि कैसा भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। जो मेंस वाली हैबिट थी, इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, उसको मेंटेन रखना है बस, क्योंकि वो फिर क्वालिटी में ऐड हो जाता है कि ऐसे क्वालिटी ऐड करनी होती है। तो वो वाली मैंने थोड़ा प्लान किया था कि ये वाला ऐड और करना है एक्स्ट्रा। वर्ड्स तक कम लिख ले लेकिन क्वालिटी ऐड हो जाएगी तो फिर अपने मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा किया था। तो मोहित ने भी वर्ड लिमिट नहीं मतलब स्टिक की थी। तो जो भी लोग कभी डरते हैं कि इतना कैसे लिखा जाएगा, आई थिंक इतना डरने की बात नहीं है, क्वालिटी ज्यादा मैटर करेगी। थोड़ा बहुत जैसे वो बोल रहे हैं 600 वर्ड का क्वेश्चन उन्होंने तो 400 वर्ड में ही लिखा, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और मोहित आप बता रहे थे एलिमेंट्स ऑफ गुड आंसर भी उन्होंने बताए, बॉडी, इंट्रो, कंक्लूजन। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि एक अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या मतलब हमें आंसर में डालना चाहिए? बॉडी, इंट्रो, कंक्लूजन तो एक स्ट्रक्चर हो गया कि प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, प्रॉपर लिंकिंग होनी चाहिए। आंसर में हम ऐसा कुछ क्या लिखेंगे जिससे इंप्रेशन पड़े? क्या हम कोई रिपोर्ट को कोट करें? क्या हम कोई स्कीम का डेटा शेयर करें? या अगर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो क्या हम कोई एग्जाम्पल शेयर करें कोई पर्सनालिटी का जिसने वो लीडरशिप क्वालिटी है, मोटिवेशन क्वालिटी है, तो उससे क्या हमें एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं? एक्चुअली मैंने किया था ये, मुझे पता था कि ऐसा आएगा और हमें पास एग्जांपल नहीं होगा। मैनेजमेंट में मैंने आरबीआई के एग्जांपल दे डाले थे कि आरबीआई का स्ट्रक्चर ऐसा है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा था, गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन पूछा था, तो मैंने आरबीआई का एग्जांपल दिया था उसमें कि आरबीआई के अंदर डिपार्टमेंट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्क वाला कल्चर, तो वो वाला एग्जांपल पहले से प्रिपेयर किया था कि जितने भी एग्जांपल अगर फाइनेंस मैनेजमेंट में आएंगे तो आरबीआई का एग्जांपल कोट करना कैसे करके। तो वो वाला मेरा था प्लस पॉइंट। एक क्वेश्चन में मैंने आरबीआई का एग्जांपल दिया था, वर्क कल्चर से रिलेटेड था उसमें। तो रिपोर्ट्स तो याद करके था, लाइक लाइक इकोनॉमिक सर्वे में जो पूछा गया था, लाइक रिपोर्ट्स आई थी या कोई स्पेशल रिपोर्ट थी आरबीआई के रिलेटेड। सो कभी कभी लगता है कि अगर ज्यादा पॉइंट चाहिए होते तो आरबीआई का अच्छे से पढ़ के जाओ कि आरबीआई ने कौन सी रिपोर्ट में क्या डेटा दिया है, तो और उसको कोट करना और भी बेटर रहता है। और फाइनेंस मैनेजमेंट में हम लोग ना एग्जाम्पल बाहर से ढूंढते हैं कि कौन सा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होता है, तो मैंने सोचा कि सबको छोड़ो, आरबीआई के स्ट्रक्चर देखो पहले कि आरबीआई कैसे डिवाइड करता है अपने काम को, और उसका एग्जाम्पल वही डालना है। तो मैंने वही किया था उसमें जाके कि आरबीआई के ही एग्जाम्पल उस आंसर में डाल दिए थे, तो वो लगा कि काम किया इस बार। बहुत सी काफी इंटरेस्टिंग है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर दे रहे हैं उसी के बारे में आप इतना कुछ लिख देंगे, एग्जामिनर को भी लगे यार बड़ा एक एक इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे ये होगा कि मतलब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। आप वही एग्जांपल अगर देंगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, इन्फोसिस का, टाटा या कंसल्टेंसी यस सर, का, यस सर। तो वो शायद वो भी बुरा नहीं है। पर आरबीआई जहां वर्ड आ जाएगा तो एक इम्पैक्ट लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो थोड़ा यूनिक होगा। कोई ज्यादा लोग नहीं सोचते हैं इस बारे में, है ना, क्योंकि आरबीआई के बारे में इतना पब्लिक डोमेन में नहीं पता है लोगों को कि उनके एग्जाम्पल, उनके लीडर्स को कोट किया जाए। तो शायद वो यूनिकनेस एक अच्छी चीज है, अगर आपके आंसर्स में होगी तो आपको कहीं ना कहीं जरूर अच्छे मार्क्स हाँ, मिलेंगे। क्योंकि मैंने यही सोच गया था कि जब एग्जाम्पल ही पढ़ रहा था कि जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन से टाइप के लीडरशिप और उसमें
कौन से एग्जांपल कोट करने हैं, तो मैंने सोचा कि आरबीआई को लेते हैं इस बार, कोई और सोचना ही नहीं है। अगर जहां आरबीआई यूज हो सकता है वहां आरबीआई को यूज करना है। रिपोर्ट्स में भी यही प्लानिंग थी कि आरबीआई के जितनी रिपोर्ट्स अगर कोट कर सकते हैं करते हैं, फिर इकोनॉमिक सर्वे को फिर कोई एक्स्ट्रा रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। इससे ये रहता है कि हमें एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ता, और आरबीआई तो पढ़ना ही है इन केस डिटेल्स में, तो वो सब काम अच्छे से हो जाता है कि फिर वहां पे क्वालिटी ऐड हो जाती है उससे। तो आपने ईएसआई की तैयारी फिर कहाँ से की? वो तो आपकी यूपीएससी में काफी हो ही गई होगी, कुछ अलग किया आपने आरबीआई के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के अलावा ईएसआई के लिए? एएसआई के लिए मैंने बस एक बार पूरे टॉपिक्स देखे थे कि क्या कवर हो पा रहा है, फिर मैंने सोचा कि फाइनल पता चल गया था कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी डिटेल्स में लाइक डेटा के साथ। तो मैंने वही एक्स्ट्रा किया था कि स्पेशली बजट में बैंक से रिलेटेड कितने प्रोविजंस आए हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड, बैंक से नहीं तो इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोविजन कौन कौन से हैं। और इस बार बजट में बैंक के रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रोविजन थे, तो एक बार लगा था कि इससे रिलेटेड ज्यादा पूछेंगे, क्योंकि इस बार लाइक स्कीम्स भी ज्यादा थी बैंक से रिलेटेड, तो वही स्पेशल फोकस उस पर रखा। इकोनॉमिक सर्वे में भी मैंने देखा था कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर गया था। तो ये दो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनको मैंने लाइक ऐसे नहीं लिया, ग्रांटेड ले लिया, इसको मैंने अच्छे से रिवाइज किया था डेटा के साथ, कि डेटा कोड करना भी है तो इसी से करना है और अच्छे से करना है। तो ये था में मतलब इकोनॉमिक सर्वे से शायद ऑब्जेक्टिव पार्ट में तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, पर उसका जो तो डेटा डेटा है वो काम आया था काम आ गया। यस सर। मैनेजमेंट की तैयारी तो आपने बहुत बेसिक से शुरू की होगी, क्योंकि आपको मैनेजमेंट पहले कहीं पढ़ा नहीं होगा। तो ओवरऑल मैनेजमेंट में कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब आसान है, मुश्किल है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है? मैनेजमेंट एक्चुअली थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, तो क्योंकि बेसिक से पढ़ना पड़ता है, और स्टार्टिंग बोरिंग लगने लगता है कि हम लोगों के लिए स्टार्टिंग फिर थ्योरीज आती है, फिर कभी कभी लगता है ये इतनी सारी थ्योरीज पढ़ना है, कैसे पढ़ याद रहेगी, तो वो सब रहता है। तो मैंने रिवाइज किया था, और लाइक हेल्प ली थी यूट्यूब की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखते एक बार दिमाग में बैठ जाए कि ये वाला थ्योरी इस कैटेगरी से, लाइक उन्होंने पूछा था कौन कौन सी कैटेगरी से कौन कौन सी थ्योरी आती है, तो उस यूट्यूब की हेल्प ली थी और रिवाइज किया था। और कुछ अलग आगे एग्जांपल्स के लिए फिर मैंने नेट पे सर्च किया था कि इस लीडरशिप स्टाइल में कोई एग्जांपल कोट कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, क्योंकि एग्जांपल जब ढूंढने लगते हैं ना, तो फिर वो इंटरेस्टिंग बन जाती है कि अपने आप की, ये बस फिर मजा आने लगता है कि हाँ एग्जांपल ढूंढने के लिए काम करना पड़ रहा है, थ्योरी अकेली काम नहीं करती। तो दोनों मिला के फिर वो मैनेजमेंट का मटेरियल ही इंटरेस्ट बन गया था लास्ट में आते आते। तो हो गया था कि अब बोरिंग नहीं रहा, जब तक बोरिंग है तब तक पढ़ने में बहुत मुश्किल लगी थी। लेकिन स्टिल लाइक अकाउंटेंसी रेशियो वाला तो अभी मेरे को बहुत लाइक याद ही नहीं रहता। चलिए, अब आप कह रहे हैं अकाउंटेंसी रेशियो आपको मुश्किल लगी, लेकिन आगे जाके आपको अकाउंटेंसी रेशियो में मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आरबीआई में हाँ, सीखना ही पड़ेगा। वो मेरे को लग ही गया था कि अकाउंटेंसी से बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बाद में, क्योंकि बाकी सब तो मेरा अच्छे से हो गया था लाइक। और इस बार थोड़ा सा ऐड किए थे लाइक गवर्नेंस वाले पॉइंट, और एथिक्स भी ऐड किया था। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि हम लोग मैंने ग्रांटेड नहीं लिया था कि एथिक्स वाला पार्ट, क्योंकि हमें पता था कि हम जो एथिक्स पढ़ के जाते हैं ना, तो वो जैसे यूपीएससी के लिए वो वैसा एथिक्स इसमें नहीं पूछने वाला, क्योंकि इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एथिक्स पूछने वाले हैं वो, या गवर्नेंस रिलेटेड एथिक्स पूछने वाले हैं। तो वो वाला पार्ट मैंने ज्यादा फोकस किया था, लाइक कॉर्पोरेट एथिक्स वाला पार्ट। तो उससे फिर एक्चुअली ग्रांटेड तो लेना ही नहीं होता कुछ भी यहाँ पे, कुछ तो भी ग्रांटेड मतलब ग्रांटेड नहीं लेना होता, क्योंकि शायद 2-3 नंबर इधर उधर हुए और आपका खेल खत्म बाहर हो गए। तो फिर एथिक्स वाला स्पेशल, लेकिन बस ये था कि फोकस था कि ये वाला पार्ट अच्छे से और करना है, क्योंकि कॉर्पोरेट से रिलेटेड काम भी ज्यादा है यहाँ पे, और उससे रिलेटेड जितनी भी कमेटी बनी है या कुछ एक्स्ट्रा काम हुआ है वो फोकस करना है, तो उससे। और फाइनेंस की प्रिपरेशन, फाइनेंस भी आपके लिए नया होगा, और कुछ टॉपिक्स जैसे कि कैपिटल मार्केट्स, बॉन्ड्स, रेशोज, ये तो मतलब काफी चैलेंजिंग लगे होंगे एकदम। बॉन्ड टाइप पढ़ने में लाइक पूरा टाइम उसी में गया था कि बॉन्ड समझने में बहुत टाइम लगता है, ऊपर से यील्ड रेट वाला जो कंसेप्ट है वो अभी भी समझ में नहीं आता कि कभी कभी तो कि कैसे, मतलब उस तरह एंड में उसको रट्टा ही मार गया, ये वाला रट्टा मार जाना कि यील्ड रेट नहीं आएगा समझ में पहले, तो यील्ड रेट वाला कंसेप्ट रट्टा मारा। फिर बॉन्ड्स का पूरा लाइक मैच्योरिटी पीरियड्स के अकॉर्डिंगली क्या काम होता है, और कूपन रेट्स क्या होती है, तो वो सब। तो फाइनेंस में थोड़ा टाइम लगता है कि कैपिटल मार्केट समझने में, और स्पेशली जो सेकेंडरी मार्केट है वो तो थोड़ा सा
उसमें टाइम लगता ही है, तो उसको टाइम देना पड़ा था। और स्पेशली मैंने बोर्ड्स पे बहुत ज्यादा काम किया था कि कभी गलती से आ गया तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बहुत मुश्किल होगी, और ये यूपीएससी में बिल्कुल भी टच में नहीं था इतना ज्यादा, बस थोड़ा बहुत नाम सुनने में आता है, उसके अलावा कुछ भी टच में नहीं है। ज्यादा नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा हाँ। हमें फाइनेंस में, तो मतलब बॉन्ड्स एक तरह से बहुत बेसिक चीज है, अगर आपको बॉन्ड समझ नहीं आएगा तो आगे जाके चैप्टर करने और भी मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो अभी इंटरव्यू की बात करते हैं मोहित। आई थिंक इंटरव्यू आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग, आप मतलब कैसे डिफाइन करेंगे अपने इंटरव्यू को? इंटरेस्टिंग, ग्रिलिंग, स्ट्रेस, इंजॉयबल? तो एक्चुअली मेरा थोड़ा बैकग्राउंड कम था, तो स्ट्रेस वाला हो गया था, क्योंकि वहां पे जैसे इंजीनियरिंग लोग ज्यादा जाते हैं, तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि इंजीनियरिंग के बाद में तुम आरबीआई क्यों आना चाहते हो। और जैसे गलती से मतलब मैंने बोल दिया था लाइक मुझे कि अच्छा मतलब वास्ट अपॉर्चुनिटी है ये सब, तो लाइक पैनल के चेयरमैन पर्सन ने सीधा बोला था, किसने कह दिया आपको, लाइक को डायरेक्टली किसने कह दिया आपको कि आरबीआई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अपॉर्चुनिटी है, यहाँ तो कुछ नहीं होता। तो मैंने लाइक उस टाइम पे अच्छे से बोला कि सर आरबीआई खुद की वेबसाइट ही बोलती है ये कि हमारे यहाँ पे इतना अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये सब मिलेगा। तो लाइक वहां से इतना ज्यादा स्ट्रेस बनना स्टार्ट हुआ। उसके बाद थोड़ा सा लाइक लाइट हो गया था कि फिर लाइक नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे कि क्या, तो उससे फिर नॉर्मल चला था इंटरव्यू। एंड फाइनल में जब फाइनल मेंबर ने पूछा था कि लाइक हमें पता होता था, वैसे हम लोग ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के गए थे कि वेबसाइट से पूछेंगे, तो वेबसाइट का सब कुछ पढ़ा था, लेकिन उस पर वेबसाइट से नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था कौन सा लिंक ऐसा है, कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो एक्सटर्नल लिंक एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाता है। तो मैंने बोला सर फिनटेक वाली एक नई लिंक है, वो एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाता है, वो फिनटेक की अलग से खुद की वेबसाइट बनी हुई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि उस वेबसाइट पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो थोड़ा मैंने प्लानिंग की थी कि कोई मैंने एक्चुअली वो चीज इसलिए हेल्प की मेरे को, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि कोई अगर डिपार्टमेंट पूछेंगे ना कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज करना है या जाने वाले, तो मैंने बोला फाइनेंशियल इंक्लूजन और या फिनटेक के रिलेटेड कुछ भी। तो मैंने वो वाला एरिया इतना अच्छे से कवरेज किया था कि मैंने वो वेबसाइट वाला लिंक पढ़ ही लिया था पूरा कि वेबसाइट पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो वाला मेरा प्रिपरेशन ज्यादा हेल्प की वहां पे जाके कि ये वाला पहले से प्रिपेयर किया था कि आरबीआई की वेबसाइट ही नहीं, तो दूसरी वेबसाइट भी है जो उससे लिंक कनेक्टेड है, तो उसको भी पढ़ के जाना है। तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिली। आपने वैसे ये बड़ा अच्छा आंसर बोला है। मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिनटेक। कुछ लोग बोल देते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट, क्योंकि उन्होंने सुना होता है कहीं से कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट में कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनको ट्रेजरी का बिल्कुल पता नहीं होता है। तो वहां आप फंस सकते हैं। आप कुछ ऐसा डिपार्टमेंट बोलिए एटलीस्ट जिसको आपकी नॉलेज तो है, जो आप समझ तो सकते हैं। जो आप समझ ही नहीं सकते आपने, ये नहीं है कि आपको समझ नहीं है इसलिए मत बोलो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने समझा ही नहीं, वो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं उसमें जाऊं? तो प्लीज वो इतने डिपार्टमेंट है, कुछ आसान सा चुनिए जो आपको समझ आ रहा है। और एक्चुअली इसमें मैंने अच्छे से काम भी किया था, क्योंकि एक्चुअली मैंने मेरा बैकग्राउंड जैसे रूरल बैकग्राउंड है और सब कुछ, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन इको सोशल इशू का मेन टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए ये वाला बोल देंगे तो हमें पता है कि इसमें करंट अफेयर भी पता है, इसके बेसिक्स भी पता है, और इसके अंदर हम एक्स्ट्रा बोल भी सकते हैं। और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ इम्प्रेशन बनाने के लिए तो ग्राउंड रियलिटीज बता सकते हैं या रूरल इकोनॉमिक्स के बारे में बता सकते हैं। तो लाइक वो वाला प्लानिंग करके गया था कि कंसेप्ट ज्यादा नहीं पूछे तो बेटर रहेगा, लेकिन स्टेप्स क्या ले सकते हैं वो तो बता ही सकते हैं वहां पे। तो डिपार्टमेंट पहले से डिसाइड करके जाना पड़ता है कि फंसना नहीं है कहीं भी जाकर, कुछ भी नया नाम ले लो उसके बाद पता चले तुम्हें पता ही नहीं है। ऐसा होता है, जैसे मैंने देखा कि बैंकिंग रेगुलेशन वाला बोल देते हैं काफी लोग, लेकिन जब उसके बाद रेगुलेशन के अंदर डीप डेप्थ में जाते हैं ना, फिर वहां लोग फंस जाते हैं कि फिर उसको डेप्थ नहीं पता होता कि हम तो सब कभी इतना ज्यादा डिटेल में पढ़े भी नहीं कि बैंकिंग रेगुलेशन करते क्या है एक्चुअली। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन का तो पूरा पता है, लाइक डॉक्यूमेंट भी निकालती है आरबीआई खुद का। मैंने सीधा बोल दिया कि आरबीआई का डॉक्यूमेंट भी है इस पे, फाइनेंशियल एजुकेशन पे भी और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे भी। तो उससे मेरे को पूरी हेल्प मिल गई थी कि जो डिपार्टमेंट में सोच के गया था, मैंने सोचा डिसाइड तो कर लेते 3 डिपार्टमेंट कौन से बोलने जाके, और उसके कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला ऐसे भी हेल्प हो गया था कि एक्सटर्नल वेबसाइट भी पता चल थी मेरे को, और इंक्लूजन के रिलेटेड जो भी बात चल रही थी, नई स्कीम्स और आई है या नया कोई कंसेप्ट आया उसके अंदर, तो वो सब पता था। बहुत सही। और आपने इंटरव्यू शायद इंग्लिश में ऑप्ट किया था, और
हिंदी में दिया, तो वो थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले तो इंटरव्यू किस लैंग्वेज में देना चाहिए, और क्या इंटरव्यू एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में देना कुछ एडवांटेज है? मतलब काफी लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना चाहिए, मुझे बहुत लोगों के कॉल आते हैं, हिंदी में इंटरव्यू देने से शायद कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं। आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। बस ये इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे हिंदी में अगर चूज किया तो मतलब इतना पता रहना चाहिए इंग्लिश टर्म्स क्या है, बस इससे ज्यादा कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी तुम जैसे एक्सप्लेन करोगे उस हिसाब से वो मार्क्स देंगे, और उस हिसाब से कि इंग्लिश चूज करने के बाद भी काफी लोग रहते हैं कि हम जैसे मैं एक बार स्टार्टिंग में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, सर ने बोला कि हिंदी में बोलना चाहिए, हिंदी में तुम्हें पता है हिंदी वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऐसा सब। तो सर बोले तो तुम हिंदी में भी आंसर दे सकते हो। तो मैंने मैंने बोला सर मैं मिक्स में लैंग्वेज में आंसर दूंगा, क्योंकि मुझे मिक्स ही पता है, क्योंकि पूरा हिंदी भी नहीं पता, पूरा इंग्लिश भी नहीं पता। तो मैंने उस हिसाब से मिक्स में दिया था। और इस हिसाब से लाइक बस इतना कहेंगे, जो हिंदी वाले चीज तो उनको इंग्लिश टर्म्स पता रहने चाहिए, उसके अलावा बाकी सब तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारे एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है। लैंग्वेज फिर बाद में मैटर ही नहीं करती। मतलब बस लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आप जिस भी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाए वो लैंग्वेज आप चुने। हाँ, यस। और एक्चुअली जब चेयरपर्सन है वो खुद ही लाइक मोटिवेट करता है कि तुम हिंदी में आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से हिंदी में समझाओ हमें। तो सर ने खुद बोला था कि आप हिंदी में आंसर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें हम खुद हिंदी में सुनना चाहते हैं आपके आंसर। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिल्कुल, जब चेयरमैन मोटिवेट करें, कहीं उनको भी लग रहा होगा कि बहुत ग्रेट कैंडिडेट है, काफी अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेट्स गिव हिम दैट अपॉर्चुनिटी। ये यस सर। और इंटरव्यू में मतलब कॉर्डियल था और नॉर्मल चला, या बीच में मतलब स्ट्रेस का आपने एक पार्ट तो बताया कि उन्होंने थोड़ा स्ट्रेस में डाला कि आरबीआई तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देती, उसके अलावा बाकी कॉर्डियल? बस स्टार्ट में से थोड़ा सा स्ट्रेस किया, दो ही पॉइंट पे स्ट्रेस किया था, वो नॉर्मली करता है क्योंकि सबको पता है। सब मैंने गलती बस यही की थी, कॉमन आंसर दे दिया था कि वास्ट अपॉर्चुनिटी वाला, तो कोई यूनिक आंसर बना नहीं पाया था उस टाइम पे, तो बस उसी की वजह से स्ट्रेस पे सर ने डाला था। अदरवाइज बाकी सब कोर्डियल था कि लाइक सब मेंबर्स ने अच्छे से क्वेश्चन पूछे थे, और लाइक ऐसा कुछ पूछा नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही थी मेरे इंटरव्यू में, तो मुझे लगता है कि मैंने कोई भी गलत आंसर नहीं बोला था। लाइक नहीं आया तो नहीं, मतलब सर नहीं पता चलेगा, क्योंकि आरबीआई एक्चुअली लाइक वो नॉलेज भी देखता है। तो तुम लाइक गलती से गलत डेटा बता रहे हो या गलत कंसेप्ट बता रहे हो या लाइक तुक्के मार रहे हो, तो उससे काम नहीं बनेगा। नहीं आता तो चलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत आंसर देना रिस्की है वहां पे। और तो ट्राई करो कि गलत आंसर राइट दो तो बेटर है वहां पे। किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने वहां पे? मेरे से तो लाइक फर्स्ट के बाद सिंपल ही क्वेश्चन पूछा। पहले तो बैंक की डेफिनेशन पूछी थी, उसके बाद में पूछा था कि कोविड के टाइम पे क्या क्या स्टेप्स लिए आरबीआई ने। उसके बाद फिर सीआरआर और एसएलआर की पूछा था। फिर उसमें पूछा था लिक्विडिटी इन्फ्यूजन वाले कौन कौन से टूल्स यूज किए हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जहां पे फंस गया था वो पूछा था कि ऑलरेडी लिक्विड है बैंक के पास में, तो आरबीआई लिक्विडिटी को वो करिए बैंक्स को नए नए टूल्स के साथ, जैसे एसएलपीआरओ के वजह से बता एक्सप्लेन करना था मेरे को। तो मैम पूछी थी, तो उस टाइम पे मैं बोला कि खुद को याद नहीं आया था कि क्या बोलना, लेकिन मैंने बोला था कि मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे गलत आंसर देने से अच्छा नहीं दो तो ज्यादा बेटर है। तो वो काम किया था ये कि गलत आंसर तो बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी आंसर गलत नहीं था, सब सही थे। तो ये था मैकेनिकल लाइक इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पूछा आपसे? ना उस एरिया में वो लोग नहीं गए थे। और कुछ जो आपके बायोडेटा में से पूछा हो? हाँ, यस। एक्चुअली मेरे बायोडेटा में अचीवमेंट्स में इंस्पायर स्कॉलर थी, तो उसके बारे में पूछा था, उसका क्राइटेरिया क्या है। बस नॉर्मली क्वेश्चन पूछे थे उस पे, तो उस पे ज्यादा डिटेल्स में नहीं गए थे सर। और एचआर पे भी कुछ पूछा, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? एक तो वाई आरबीआई पूछ लिया, मैं एचआर मान लूंगा। बस हाँ, वही मेजरली क्वेश्चन पूछे थे एचआर से। बाकी बस एक स्कॉलरशिप का अचीवमेंट से पूछा था, और उससे ज्यादा बाहर नहीं गए थे मेरे में। तो कितनी देर चला था आपका इंटरव्यू? टाइम तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन 12 to 15 मिनट के बीच में था, क्योंकि नॉर्मली सबका एवरेज टाइम वही है इस बार भी इंटरव्यू के अंदर। तो मेरा भी 12 to 15 मिनट के बीच में था कुछ ऐसे। तो इंटरव्यू के बाद आपको लगा कि ठीक हो गया? एक्चुअली जब स्टार्टिंग के जब स्टार्ट हुआ था स्ट्रेस वाला, तो मुझे लगा कि इंटरव्यू में ना रह जाए, क्योंकि स्ट्रेस वाले के अंदर तुम्हें रहता है कंफ्यूजन, क्योंकि
नॉर्मली जब गया हो तो पता रहता है कि हो जाएगा, लेकिन जब स्ट्रेस वाला इंटरव्यू रहता है तो तुम्हें डाउट रहता है कि थोड़ा बहुत कहीं मार्क्स है नहीं जाए। लेकिन लास्ट में आ जाते मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने मेंस का पूरा प्लानिंग के साथ लिखा था, और कहीं भी कोई कुछ गलत नहीं लिखा है। मतलब पूरा मेंस लाइक ऑब्जेक्टिव में मुझे पूरा कंफर्म था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सही अटेम्प्ट करके हैं, और सब्जेक्टिव अच्छे से लिख के आया हूँ। तो मुझे लगा था कि कहीं इंटरव्यू काम नहीं, तो मेंस तो पूरा काम करने ही वाला है। तो मुझे लगता है इंटरव्यू से ज्यादा मेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इंटरव्यू के बाद ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के बाद गंदा गया तो नहीं होगा। मेरे को लगता नहीं है कि मेरा इतना ज्यादा, मैं एवरेज ही मान के चलता हूँ, तो उस हिसाब से मेंस भी हेल्प की थी मेरे को, और मुझे लगता है मेंस की वजह से सबसे ज्यादा फायदा मिला है मेरे को। बहुत अच्छा। मोहित, कुछ आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे जाने से पहले? बस मेरा एक ही मैसेज है कि पूरा स्टडी प्लान करो, स्ट्रेटजी बनाओ, वीकनेस के अकॉर्डिंग काम करो, और पेपर एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेटजी बना के चलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने प्री और मेंस के लिए बनाई थी, और इंटरव्यू के लिए भी पूरा प्लान किया था, लेकिन कभी लगा था कि जैसे एक आंसर मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग के बाद में आरबीआई क्यों ज्वाइन किया, उसका अच्छा सा आंसर प्रिपेयर कर लेना चाहिए था ऑलरेडी, जब मुझे पता था पूछा जाएगा। और वहां पे जैसे वीक पढ़ा तो वहां पे मेरे को सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाला कंडीशन हुई। तो लाइक हर चीज प्लान करनी है कि ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में कि डाउट के साथ जाना है। तो मैंने बस यही, मेरा लाइक पॉजिटिव यही था कि पूरा प्लान किया था, स्ट्रेटजी पूरी बनाई हुई थी अच्छे से कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कितना पार्ट देखना है। तो उसमें बस कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बाकी सब अपना मेहनत काम कर ही जाती है वहां जाके। बहुत सही। तो बहुत प्रैक्टिकल मैसेज है कि तैयारी करना एक बात है, लेकिन एक प्लान्ड वे में तैयारी करना अलग बात है। तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ा वर्ड बन गया आजकल। मतलब जो आता है स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी करता है, मतलब जनरली मुझे भी कॉल आते हैं, पर स्ट्रैटेजी को आप लिटरली ले तो जैसे इन्होंने कहा, सिर्फ 2 मिनट किसी से स्ट्रैटेजी सुनकर स्ट्रैटेजी नहीं बनती है ना? कि अंचित सर हाँ ने यार, ऐसे बोल दिया या मोहित ने ऐसे बोल दिया। स्ट्रैटेजी ठीक है, ब्रॉडर आउटलाइन मिल जाएगी कि भैया न्यूमेरिकल कम आते हैं, पर अंदर घुसकर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी? प्रीवियस ईयर पेपर्स को 50 बार पढ़ो। क्वेश्चन याद होने चाहिए कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है। सिलेबस को 50 बार पढ़ो कि ये सिलेबस में है या नहीं है, ये रिपोर्ट आई है, क्या ये मेरे सिलेबस से अटैच्ड है, नहीं है छोड़ दो, है तो है। तो ऐसे स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी पढ़ पढ़ के बनेगी। जब 3-4 महीने पढ़ोगे तब और अच्छे से समझोगे पेपर को और बेटर स्ट्रैटेजी बना। तो प्लीज स्ट्रैटेजी को जस्ट स्ट्रैटेजी वर्ड मत लीजिए, बहुत डीप मीनिंग है इसका, और उसके लिए मेहनत कीजिए। अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, ब्रॉडर आउटलाइन इन इंटरव्यूज से, अपने मेंटर से लीजिए। सो मोहित, बहुत बहुत थैंक यू, आप आए, अपना टाइम दिया संडे को। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप आरबीआई में बहुत आगे जाएंगे, अपना नाम और रोशन करेंगे, और देश के लिए भी कुछ अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेकर आएंगे। थैंक यू थैंक सर। यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय मोहित। बाय सर।